इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। फर्स्ट है एजुकेशन फैसिलिटेट्स डैश ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स। पहला है क्रिएशन। स्किल्स हमारी क्या होती हैं? क्रिएशन होता है उनका, प्रोक्योरमेंट होता है, एक्विजिशन होता है या फिर रिक्वायरमेंट होती है। देखो क्रिएशन, प्रोक्योरमेंट, एक्विजिशन और रिक्वायरमेंट। देखो स्किल्स को हम हमेशा एक्वायर करते हैं, ठीक है, स्किल्स को हमेशा एक्वायर किया जाता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट तो होगा नहीं, ठीक है, और प्रोक्योरमेंट भी नहीं। क्रिएशन और एक्विजिशन में हमारी है टफ फाइट। तो हम जो स्किल्स होते हैं वो उसको एक्वायर किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक्विजिशन। ओके। सेकंड में वो कह रहा है द बुक हैज पास्ड डैश 15 एडिशंस by 15 एडिशंस, ऑन 15 एडिशंस, फ्रॉम 15 एडिशन या फिर थ्रू 15 एडिशन। देखो 15 एडिशंस हमारा स्टेजेस को दिखाता है, एंड जो भी चीज हमारी स्टेजेस को दिखा रही है वहां पे हमारी क्या लगेगा? थ्रू लगेगा, ठीक है। थर्ड है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द यूज ऑफ द। जब मैंने आर्टिकल वाला इंग्लिश बेसिक्स की जो वीडियो डाल रखी थी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कंट्रीज के नाम के आगे कभी भी द का इस्तेमाल नहीं होता है, कभी भी द इंडिया नहीं कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन हम कुछ स्पेसिफिक हमारी कंट्रीज होती हैं जिनके आगे कर देते हैं, जैसे द कनाडा नहीं लगता है कभी भी, द इंडिया नहीं लगेगा, द साउथ अमेरिका नहीं लगेगा, लेकिन द नीदरलैंड्स के आगे हमेशा द लगेगा, ठीक है। और मैंने कुछ एग्जांपल्स और लिखवाए थे, जैसे द यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये हमारी कुछ ऐसे हैं जिनके आगे हमारा द लगता है। यूनाइटेड नेशंस, तो उनके आगे द लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी हमारी कंट्रीज हैं जिनके आगे लगता है, द लगता है। 4 है नो सूनर डिड द बेल रिंग डैश द एक्टर स्टार्टेड सिंगिंग। देखो नो सूनर के बाद हमेशा अगर आपको आगे ब्लैंक मिलता है तो उसमें हमेशा क्या है? देन का फिल होगा। ये भी आपको पॉइंट मैंने लिखवा रखा था इंग्लिश की ग्रामर के बेसिक्स में, ठीक है। तो नो सूनर के बाद हमेशा देन लगता है। फिफ्थ कह रहा है द मीनिंग ऑफ द इडियम स्मॉल टॉक इज। स्मॉल टॉक इडियम का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, देखो स्मॉल टॉक का मतलब होता है किसी भी पोलाइट कन्वर्सेशन करना या फिर कन्वर्सेशन करना, कोई जो बात महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, जिस बात की कोई रेलेवेंस नहीं है उस चीज के ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हो, तो उसका मतलब होता है स्मॉल टॉक, ठीक है। तो वो होता है अ पोलाइट कन्वर्सेशन बिटवीन अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। ये हमारा इस इडियम का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द मीनिंग ऑफ द इडियम अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स का अगर हम थोड़ा मीनिंग निकालना चाहें तो मतलब जिस इंसान को सब कुछ आता है, जो बहुत विद्वान है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ए पजलिंग प्रॉब्लम, तो ये तो होने वाला नहीं है। ए रिमार्केबल पर्सन, ये भी नहीं होगा। एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, ए स्कॉलर। देखो इसका आंसर होगा ए स्कॉलर, बिकॉज स्कॉलर वो होता है जिसको सब कुछ आता होता है। ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब उसको सारा लेटर्स यहाँ पर एजुकेशन को, हमारी शिक्षा को, हमारे ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये मतलब है ए स्कॉलर, इसका मतलब होता है ए मैन ऑफ लेटर्स। इस ईडियम का मतलब होता है ए स्कॉलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू स्प्लिट हेयर्स। टू स्प्लिट हेयर्स का मतलब हेयर्स को स्प्लिट करना, अगर मैं वैसे मीनिंग पे जाऊं तो। लेकिन इडियम्स में हमेशा या फिर फ्रेजेस में हमेशा गहरा मीनिंग निकलता है, उसका लिटरल मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है। जो भी हमें लग रहा है उसकी हिंदी निकालने से वो उसका मीनिंग नहीं होता है, वो उसकी गहराई में जाता है, उसका मीनिंग गहराई में जाता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट कह रहा है मेजर डिस्टिंक्शंस। देखो स्प्लिट हेयर्स का मतलब होता है बहुत जरा सा डिफरेंस होना, ठीक है। टू स्प्लिट हेयर्स का मतलब होता है बहुत जरा सा डिफरेंस होना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। टू मेक माइन्यूट डिस्टिंक्शंस। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है डिफरेंस, माइन्यूट का मतलब होता है छोटा सा, यानी जरा सा फर्क होना। तो इसका मतलब होता है टू स्प्लिट हेयर्स का जरा सा फर्क होना या फिर टू मेक माइन्यूट डिस्टिंक्शंस। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द एंटोनिम ऑफ एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ, तो उसका एंटोनिम यानी कि उल्टा अपोजिट क्या हो जाएगा? टिनी।
ओके। क्वेश्चन नंबर 9, थिक, इसको हमें, ये हमारा जंबल वर्ड्स दे रखे हैं, हमें उसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। थिंग एंड इट हैज फॉरेस्ट, बिग रिवर्स, ब्लू हिल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इट हैज थिक फॉरेस्ट, बिग रिवर्स एंड ब्लू हिल्स। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पुश फॉर। पुश फॉर का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूसली हम किसी चीज की डिमांड करे जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है डिमांड परसिस्टेंटली। परसिस्टेंटली का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली। क्वेश्चन नंबर 11, द यूनियन लीडर वॉज क्रिटिकल डैश द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट। जो यूनियन लीडर है वो क्रिटिकल बिहेव करता है, किसकी वजह से, ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट। तो देखो, अगर ऑफ हमारा यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि ऑफ एक कॉज को, एक कारण को रिप्रेजेंट करता है। ये भी प्रीपोजिशन वाले ग्रामर बेसिक में हमने कवर करा था कि ऑफ हमारा एक कारण को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यूनियन लीडर क्रिटिकल क्यों है, बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है, तो ऑफ लगेगा यहाँ पर। 12th है सिनोनिम ऑफ वोरेशियस। वोरेशियस का सिनोनिम क्या होता है, वाइल्ड, एंग्री, हंग्री, क्विक। तो इसका सिनोनिम होता है हमारा, यानी बिल्कुल सिमिलर मीनिंग जो देगा वो देगा हंग्री। वोरेशियस मतलब होता है भूखा, हंग्री। 13 है सिनोनिम ऑफ साइनोप्सिस, ठीक है, इसका हमारा क्या होगा सिनोनिम, सिमिलर वर्ड क्या होता है इसका, तो साइनोप्सिस का मतलब होता है समरी, ठीक है, मतलब सारांश। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि एस फॉर साइनोप्सिस और एस फॉर समरी। 14th है, ऐसे क्वेश्चन हमारे एनालॉजीज में आते हैं। रियलाइज, रेशियो, रियलाइजेशन, मतलब रियलाइज की नाउन क्या है, रियलाइजेशन, तो ग्रो की नाउन क्या होगी, ग्रोथ, ठीक है। ग्रोइंग तो उसकी आईएनजी फॉर्म है, ग्रोन उसकी थर्ड फॉर्म है, ग्रू उसकी सेकंड फॉर्म है, ठीक है, लेकिन ग्रो की नाउन क्या होगी, ग्रोथ, ओके। 15 कह रहा है व्हाट डज द फ्रेज रोलिंग इन मनी रेफर टू। रोलिंग इन मनी अगर हम हिंदी में भी थोड़ा मीनिंग निकालें, उसका मतलब होता है, ऐसे कह सकते हो, पैसे में खेलना, ठीक है। पैसे में कौन खेलेगा, जिसके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी होगी। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। रोलिंग इन मनी का मतलब होता है टू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। 16th है हमारा, torn between greed and its sense of gratitude to the bird, the fisherman could not give a coherent reply. coherent का मतलब होता है logical reply। तो हमें ये जो अंडरलाइन है, the fisherman could not give a coherent reply, इस सेंटेंस को रिप्लेस करना है, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा इसको रिप्लेस करने के लिए। तो फर्स्ट है हमारा द फिशरमैन कुड नॉट गिव अ कंसिस्टेंट रिप्लाई। कोहेरेंट का मतलब होता है लॉजिकल रिप्लाई, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, द फिशरमैन कुड नॉट गिव ल्यूसिड एंड अ लॉजिकल रिप्लाई। 17th क्वेश्चन है आई हैव गॉट सम टी बट आई डोंट हैव ए शुगर। तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ए हमारा अंडरलाइन था और ए को हमें रिप्लेस करना था, करेक्ट, इसको करेक्ट करना था, ठीक है। तो ये हमारा इसकी जगह कुछ और आना है, तो वो क्या होगा, देखो जहां पर भी कभी नेगेटिव सेंस में आ जाती है तो वहां पर हमेशा एनी का यूज होता है, ठीक है। जहां पर भी हमारा नॉट लगता है वहां पर हमेशा एनी का यूज होता है। और क्वेश्चन वाले जो होते हैं, अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन का सेंटेंस आ जाता है तो भी हम एनी का इस्तेमाल करते हैं, अगर ऑप्शन में एनी गिवन है तो। 18 है द मीनिंग ऑफ द फ्रेज कम ऑफ एज। इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, कम ऑफ एज का मतलब होता है किसी चीज को स्थापित करना, किसी चीज को एस्टैब्लिश करना। तो इसका मतलब हो जाएगा कम ऑफ एज का मतलब गेट एस्टैब्लिश्ड, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 में वो कह रहा है द मीनिंग ऑफ द ईडियम नेक एंड नेक। नेक एंड नेक का मतलब होता है इवन, मतलब एक समान स्थल पर खड़े होना, ठीक है। कई बार इस, अगर हम हिंदी में इसको जाएं तो ऐसे भी कहते हैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना, लेकिन यहाँ पर नेक एंड नेक की बात हो रही है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक इवन पोजीशन पर, एक समतल या फिर एक स्टैटिक पोजीशन पर खड़े होना, तो इवन हो जाएगा इसका मतलब। ऑप्शन नंबर 19 का है, क्वेश्चन नंबर 19 का है ऑप्शन नंबर 1 इवन, ठीक है। 20 कह रहा है द सिनोनिम ऑफ टिमिड। टिमिड का सिनोनिम यानी सिमिलर मीनिंग क्या हो सकता है, टिमिड का सिमिलर मीनिंग होता है शाय, ठीक है, शर्मीला। एंटोनिम ऑफ हाइपोक्रिटिकल। हाइपोक्रिटिकल का मतलब होता है, ऐसे कहते नहीं हाइपोक्रिटिकल पर्सन है, ठीक है, एक
फॉल्स हमारा प्रिटेंड करता है, कुछ अलग होके दिखाता है, झूठा है, ये फरेब है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम हाइपोक्रिटिकल में कंसिडर करके चलते हैं। तो इसका जो हमारा एंटोनिम यानी कि अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सिंसियर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है द मीनिंग ऑफ द इडियम एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड इज, एप्पल ऑफ डिस्कर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू बी द कॉज ऑफ, किसी चीज का कारण बनना, ठीक है। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ड को हम कह सकते हैं टू बी द कॉज ऑफ, इसका मतलब होता है किसी चीज का कारण होना। तो ये हमारे सारे एमसीक्यूज थे और नीचे इसके आंसर गिवन है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।